तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। लास्ट क्लास में हमने रूरल क्रेडिट कंप्लीट किया, जहां पर हमने ये देखा कि पहली बात तो ये देखा कि रूरल क्रेडिट क्या होता है, क्यों हमारे फार्मर्स को रूरल डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट की जरूरत है, और वो कौन से सोर्सेज हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हो चाहे वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हो, जहां से पैसा अरेंज किया जा सकता है, और उसका क्या क्रिटिकल अप्रेजल रहा, यानी कि क्या सिचुएशंस रही रूरल क्रेडिट की, वो भी हमने लास्ट क्लास में कवर अप किया। अब आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। आपने पैसों का तो हिसाब किताब देख लिया कि यार मार्केटिंग की, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करना है, एग्रीकल्चर सामान हमें बनाना है, हमें क्रॉप्स ग्रो करनी है, हार्वेस्टिंग करनी है, कल्टीवेशन करना है, उसके लिए जो पैसों की समस्या थी उसके बारे में तो आपने पढ़ लिया कि वो किस तरीके से हल की जा सकती है, और बहुत तरीके से वो सॉल्व हुई भी है। बट आप मुझे ये बताइए कि जो सामान आज आप अपने घर बैठे इस्तेमाल करते हो, आपको घर बैठे ही सारा सामान मिल रहा है आज के टाइम पे, तो ये खेतों से ये सामान यहाँ तक पहुंचता कैसे है, उसमें वो क्या चीजें आप परफॉर्म करते हो, वो कौन से फंक्शंस होंगे जिससे सामान खेतों से यहाँ तक पहुंचाया जाता है आपके घरों तक, क्या क्या चीजें होती है? मतलब आपने मुझे एक चेन बताई कि एक चेन होती है, कि आप कह रहे हो कि सामान जो है वो फार्मर से एजेंट्स के पास आता है, एजेंट से आगे सप्लायर्स के पास जाता है, फिर सप्लायर से वो मार्केट में जाता है। बट इन सभी कामों को करने से पहले भी बीच में बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ती है। बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं कि जहां पर सामान बन रहा है वहां से सामान को पहुंचाना है उस जगह तक जहां पे वो एक्चुअल में कंजप्शन के लिए चाहिए, यानी कि हमें फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक चीजों को पहुंचाना है। तो इसी के लिए कॉन्सेप्ट निकल कर आया एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जो कि सिर्फ एक ही चीज से नहीं बना। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में हम कोई एक ही फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मार्केटिंग जब माइंड में जब ये नाम सुनते हैं ना मार्केटिंग, तो मार्केटिंग सुनते ही लोग सोचते हैं कि मार्केटिंग का मतलब क्या है, सिर्फ मार्केट में जाके सामान को बेचना। अरे बेचने से पहले भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। आप जब ऑनलाइन वेजिटेबल्स भी आज के टाइम पे ऑर्डर करते हो तो आप देखते हो ना, कुछ वेजिटेबल्स पैक्ड फॉर्म में भी होती हैं। हम लोग आजकल स्प्राउट्स खरीदते हैं, स्वीट कॉर्न्स लेते हैं, तो वो पैकेट में आता है ना, पैक्ड आता है, तो वो पैकेजिंग भी तो जरूरी है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसकी प्रोसेसिंग भी करनी होती है, प्रोसेसिंग का काम भी होता है। तो ये सारी चीजों को हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर ही पढ़ते हैं। आप शुगर केन इस्तेमाल करते हो क्या अपने घर में? चीनी, मतलब जब आप चाय बनाते हो तो क्या गन्ने का रस डालते हो उसमें? नहीं ना, चीनी का इस्तेमाल करते हो ना। तो गन्ना चीनी में कैसे कन्वर्ट हुआ, वो भी तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का ही पार्ट है। ठीक है, सो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज द प्रोसेस, किस चीज की प्रोसेस है? ऑफ असेंबलिंग। असेंबल का मतलब क्या होता है? अलग अलग जगह से चीजों को इकट्ठा करना। स्टोरेज, उन्हीं चीजों को स्टोर करना है। प्रोसेसिंग, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रॉ मटेरियल ऐसे हैं जो प्रोसेसिंग मांगते हैं, जिसको आप रॉ फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते हो, आप उसे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उसके लिए प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। अब जैसे चलो गेहूं है, बहुत से लोग गेहूं को पिसवा कर आटा बनवाते हैं, गेहूं ही खरीदते हैं, बट गेहूं को निकालना भी तो पड़ता है फसल से, तो वो भी तो एक काम है। तो प्रोसेसिंग का काम भी होता है। ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को लेकर जाना। मार्केट से पहले भी एक जगह ऐसी होती है जहां पर सामान को पहले ले जाया जाता है, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिए। पैकेजिंग, हमें कई बार अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को पैक भी करना होता है। फिर होती है उनकी ग्रेडिंग। ग्रेडिंग मतलब समझते हो? ग्रेडिंग जैसे कि डेयरी मिल्क चॉकलेट है ना, अब डेयरी मिल्क चॉकलेट 10 वाली भी आती है, 20 वाली भी आती है, 50 वाली भी आ रही है, 100 वाली भी आ रही है, पर ये कैसे कर पा रहे हैं? वो ये प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं? जिस हिसाब से वो बनी है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम, उनके वेट के हिसाब से ना, भाई जो 10 ग्राम की है, 20 ग्राम की है, 50 ग्राम की है, उसके ग्राम्स के हिसाब से। सो दिस इज नोन एज ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब होता है कि जब आप अपने यहाँ पर बनाई हुई चीजों को किसी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर उसको अलग कर रहे हो, तो जब आपने वेट के बेसिस पे अलग किया तो ये भी एक काइंड ऑफ क्या है? ग्रेडिंग है। तो इस तरीके से ग्रेडिंग करना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, अलग अलग मार्केट एरियाज में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि आपके पास है डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम फेस्ड बाय द फार्मर्स इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब हमने ये तो देख लिया कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है, बट इस एग्रीकल्चर मार्केटिंग को करते टाइम फार्मर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसके बाद गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने पड़े। जब भाई स्टार्टिंग में हमारे पास आजादी हमें मिली ही थी, तो उस टाइम पे आपको ही पता है कि बहुत ज्यादा हमारी कंट्री डेवलप्ड नहीं थी।
बहुत अंडर डेवलप्ड सिचुएशन में थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करके जा चुके थे। हमारे यहाँ का जो फार्मर था वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा और उसके पास बहुत सारे ऐसे अपडेटेड टेक्नोलॉजी या बहुत सारा पैसा, ऐसा तो कुछ था नहीं, तो बहुत सारी चीजें वो लोग फेस कर रहे थे। तो उसमें कुछ हमारे पास प्रॉब्लम्स ये आपके सामने है, जैसे कि पहली प्रॉब्लम है फॉल्टी वेइंग, यानी कि कम नाप तोल का सामान देना। भाई 1 किलो का सामान है, उसे 800 ग्राम का बताया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, 200 ग्राम का फायदा उठा रहे हैं ना वो। तो इस तरीके से वेट में फॉल्ट्स मतलब कि कमी हो जाना, ये एक मेन प्रॉब्लम थी। दूसरा मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? भटका देने के। जो जैसा नहीं भी है उसको वैसा दिखाना। मैनिपुलेशन का मतलब है जो जैसा नहीं भी है वैसा दिखाना। आप पास 2000 रुपए का सामान लेके गए हमसे, ठीक है, वो क्या करते थे, अगली बार उसे 3000 कर देते हैं, 4000 कर देते हैं। अब वो फार्मर, उसे याद ही नहीं रहता था बेचारे को, वो दिखा देंगे कि हमने ये वाला टैक्स लगा दिया या हमने ये इंटरेस्ट लगा दिया। इस तरीके से वो फार्मर्स को ठगते थे उनके अकाउंट्स में छेड़छाड़ करके, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम क्या देखी हमने कि जो सामान था उसको गलत तरीके से नापा तोला जा रहा था। दूसरा हमने प्रॉब्लम देखी कि अकाउंट्स में छेड़छाड़ कर दी जाती थी। तो ये काम होता कब था? जब वो अपने सामान को सेलर्स को बेचते थे, उस टाइम पे वो ये सारे काम किया करते थे। तीसरी प्रॉब्लम निकल कर आई, द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। अब हमारे फार्मर को पता ही नहीं था मार्केट में प्राइस क्या चल रही है। हमारे यहाँ पर टमाटर कितने तक का बिक रहा है? अभी कुछ टाइम पहले तक भी 120 और 100 रुपए किलो तक भी हमने टमाटर खरीदे अभी हाल फिलहाल में। तो ये कुछ सीजन ऐसा आता है, एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जिस टाइम पे जो हमारे यहाँ पर कुछ सब्जियां है, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ टमाटर की, जो टमाटर है वो 120 रुपए और 100 रुपए किलो भी बेचा गया। अब क्या फार्मर को 100 रुपए मिल रहे होंगे या फार्मर को 120 रुपए मिल रहे होंगे? नहीं, वो लोग उनसे मात्र हो सकता है 20 या 30 रुपए किलो में खरीद लिया करते होंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि कम रेट पे खरीदते हो, इससे भी कम। लेकिन मार्केट में वो कितने रेट पे बेच रहे हैं उसे? 120 और 100 रुपए किलो पे बेच रहे हैं। तो यहाँ पर हुआ ना उनके साथ यहाँ पे भी धोखाधड़ी, कि क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं थी कि मार्केट प्राइस क्या चल रही है। तो ऐसे में जो हमारे पास जो इंटरमीडियरीज होते हैं, जो बीच के एजेंट होते हैं, वो उन्हें फोर्स करते हैं कि आप कम प्राइस पे हमें सामान बेच दो, ठीक है। फोर्थ प्रॉब्लम निकल कर आई, द लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी। अब देखो उनके सामने ना मजबूरी भी है। एजेंट कहता है जी हम तो 30 रुपए किलो ही खरीदेंगे, वो कहता है नहीं मैं नहीं बेचूंगा, तुम तो मार्केट में 80 रुपए किलो बेच रहे हो, तो मुझे कम से कम 70 या 60 रुपए दो। उसने कहा भाई मत बेच, रख ले अपने पास अपना सामान। अब एक फार्मर के पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, वो कहाँ स्टोर करके रखेगा लंबे समय तक? तो एट द एंड उसे क्या करना पड़ता है? मार्केट में सामान को बेचना ही पड़ता है। आज के टाइम पे भी 10% से ज्यादा फसल हमारी इसी वजह से खराब हो रही है, क्योंकि हमारे फार्मर के पास उसको स्टोर करने के लिए जगह नहीं है, और जगह ना होने की वजह से वो बेचारा या तो अपनी फसल को खराब कर रहा है या उसे कम दामों पर ही मार्केट में बेचने के लिए मजबूर हो रहा है, ठीक। उसके बाद तो ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम निकल कर आई। फिर उसके बाद आया इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अब हमारे फार्मर के पास ना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी नहीं है कि वो नियर बाय मार्केट्स में जाके अपने सामान को बेच सके, ठीक है। हाँ, बहुत सारे फार्मर्स हैं उनके पास है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उनके पास, लेकिन देखो हम बात करते हैं सबकी, हम इन टोटल बात करें तो आज भी हमारे फार्मर्स के पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं है। उसके अलावा जो हमारे पास रोड्स वगैरह है, जिन गांव से ये सामान शहरों तक जाता है, वो ऐसी रोड्स हैं कि अगर थोड़ी सी भी बारिश आ जाए ना तो रोड ढह जाती है। तो ऐसे में कितना रिस्क है। तो ऐसे में उन्होंने यही सोचा कि यार खुद ना जाकर बीच में वो किसको इन्वॉल्व कर लेते हैं, फिर वही मिडल मैन को। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे फार्मर्स फेस कर रहे हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर। तो पहली प्रॉब्लम हमने क्या देखी? फॉल्टी वेइंग, यानी कि उनके साथ नाप तोल में हेरा फेरी की जाती है, ज्यादा सामान लेते हैं लेकिन बताते कम का है। दूसरी प्रॉब्लम आई मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स की, कि उनके अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ की जाती है। अगर वो सामान 1000 का खरीद रहे हैं तो कई बार वो उसको 600 का या 800 का भी लिख देते हैं और हमारा फार्मर इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। तीसरी प्रॉब्लम निकल कर आई कि उनके पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, उन्हें नहीं पता कि बाजारों में उनका सामान कितने प्राइस पर बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से वो बेचारे कम प्राइस पे ही अपने सामान को बेच देते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम हमने देखी कि उनके पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, कि अगर वो सोचे कि चलो ठीक है अभी नहीं बेचते हैं, बाद में हाई प्राइस पे बेच देंगे, तो वो ये काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक अपने सामान को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, उनके पास जगह ही नहीं है।
फिर उसके बाद हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की कमी है, उनके पास नहीं है वो बड़े बड़े ट्रक्स, उनको हायर करने पड़ते हैं और हायर करने में क्या पैसा ज्यादा लगता है। उसके अलावा जो वेदर रोड्स है हमारी, यानी कि जो वेदर जो कंडीशंस है रोड्स की, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है कि अगर वो खुद से ही इस काम को करना शुरू करे तो हो सकता है उनके साथ कोई रिस्क आ जाए। ठीक है, तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने इस चीजों को रेगुलेट करने की कोशिश करी, बट स्टिल उसके बावजूद भी ये जो बीच में मनी लेंडर्स थे, रिच लैंडलॉर्ड्स थे, जो ट्रेडर और कमीशन एजेंट्स थे ना, उन्होंने तब भी एक्सप्लॉयटेशन जारी रखा और उसके बाद एट द एंड फिर स्टेट को इंटरवेन करना पड़ा, यानी कि हर स्टेट की जो सरकार थी उसको बीच में आना पड़ा ताकि इन प्राइवेट ट्रेडर्स को क्या किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब हमने देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे फार्मर्स फेस कर रहे थे। ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, अब उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए, बेसिकली वो हम पढ़ने वाले हैं और इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग को सुधारने के लिए हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उसने क्या काम किया। तो सबसे पहली चीज तो ये कि हम ये देख रहे थे कि अगर हमारे फार्मर्स को मार्केट मिल जाती अपने सामान को बेचने के लिए तो उन्हें इन मिडल मैन्स का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो फेस ही नहीं करना पड़ता, उन्हें ये खुद वेट नहीं करना पड़ता कि वो बीच में मिडल मैन को इन्वॉल्व करें। भाई देखो, सरकार जो थी वो हमारे फार्मर्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स लेकर आ रही थी, वो उनके फायदों के लिए काम कर रही थी, लेकिन वो फायदे हमारे फार्मर्स तक पहुंच ही नहीं रहे थे। तो जरूरत थी कि हमारे जो फार्मर्स है वो डायरेक्ट मार्केट तक पहुंचे और बीच का ये जो मिडल मैन है इसे हटाया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहली जो उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करी वो यही, रेगुलेटेड मार्केट बना के, कि उनके लिए रेगुलेट मार्केट्स क्रिएट की गई कि भाई आप आओ, क्यों बीच में मिडल मैन को इन्वॉल्व करते हो, हमने आपको एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर दिया है, आप सीधे आओ और अपना सामान यहाँ आके बेच दो, आपको किसी को बीच में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ये सामान, हमारे पास आपके लिए एक मार्केट है, एक जगह है, आपको जिस प्राइस पे ये सामान बेचना है मार्केट के अंदर आप आके बेच सकते हो। ठीक है, सबसे पहला जो सॉल्यूशन निकल कर आया वो आया रेगुलेटेड मार्केट्स की फॉर्म में, जहां पर ऑर्डरली और ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन थी। ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन का मतलब क्या है, मतलब सब कुछ सामने हो, ट्रांसपेरेंसी। यस, ट्रांसपेरेंट मार्केट कंडीशन का मतलब है ट्रांसपेरेंसी, कुछ भी छुपा नहीं है, जो मार्केट में चल रहा है हमारे फार्मर्स को पता है कि क्या चल रहा है, जो प्राइस मार्केट में है वो प्राइस हमारे फार्मर्स को पता है कि क्या है, तो बहुत स्मूथली वो अपना सामान मार्केट में बेच पा रहे थे अगर उनको रेगुलेटेड मार्केट मिल जाती है तो। ठीक है, सेकंड उन्होंने क्या किया हमारे फार्मर्स के लिए, द प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम यहाँ पे क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, हमें रोड्स की, रेलवेज, मतलब बेसिकली मैं कहूँ तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी हमें, वेयर हाउसिंग की उनको बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो यहाँ पे हमारी सरकार ने दूसरा काम किया, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराकर। यहाँ पर इनएडिक्वेसी थी ना कि हम बढ़ती डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे, क्यों, क्योंकि हमारे पास वो रास्ता ही नहीं था जिसको पार करके हम लोगों की डिमांड को पूरा कर सके, क्योंकि लोगों के पास क्या था, आपने देखा ना कि जो रोड थी उनकी कंडीशन कितनी खराब थी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की भी तो कमी थी ना हमारे पास, ये भी तो एक प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड करे, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो दूसरी हमारे पास जो दूसरा सॉल्यूशन निकल कर आया गवर्नमेंट की तरफ से वो क्या था, प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इनएडिक्वेट टू मीट द ग्रोइंग डिमांड, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो हमारी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या फैसिलिटीज दे दी, इंफ्रास्ट्रक्चर की। तीसरी चीज, कॉर्पोरेट फार्मिंग। अब पता है हमारा फार्मर परेशान क्यों भी था, वो बेचारा अकेला था, एक अकेला इंसान ना कई बार थक जाता है, वो कहता है मैं लड़ लूंगा, सारे तूफान पार कर लूंगा, बट एक तूफान बहुत तगड़ा आता है और उसको क्या कर देता है, उड़ा कर ले जाता है, उसको तोड़ देता है पूरा। तो एक अकेला फार्मर ना नहीं फेस कर पा रहा था बहुत सारी चीजें, तो एक उन्होंने सॉल्यूशन निकाला कि एक काम करो, अब सीधी सी बात है यार, तुम्हारी गली में कोई फ्रूट वाला है, एक सेब वाला जा रहा है, ठीक है, अब वो सेब बेच रहा है 180 रुपए किलो, तो एक आंटी निकल कर आई अपने घर से, उन्होंने कहा हाँ जी बेटा कितने का सेब बेच रहे हो तुम, एक छोटा सा बच्चा सेब बेच रहा था या नॉर्मल एक पर्सन, तो उसने कहा मैं 180 रुपए किलो सेब बेच रहा हूँ। आंटी ने कहा 150 रुपए लगा लो, उसने कहा मैं नहीं लगाऊंगा, बट वहीं पे 5-6 आंटी निकल कर आ गई बाहर, सबने कह दिया कि 150 लगा देगा तो भाई हम सब ले लेंगे, तो दे देगा वो, क्यों दिया उसने, जब लोग ज्यादा हो गए तो बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो गई ना, ग्रुप
जब ग्रुप में आते हैं। और उसका भी फायदा कि फटाफट इतनी सेल हो रही है। और भाई देखो उसका भी फायदा ही है कि उसकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब उसका जो सामान है वो बिक पा रहा है। तो यहाँ पर सरकार ने यही कहा अपने फार्मर से कि भाई एक काम करो, आप लोग कॉर्पोरेट मार्केटिंग करो, यानी कि आपस में एक साथ मिल जाओ, सब अपना अपना सामान बनाओ, अलग अलग बना रहे हो कोई बात नहीं, आप अलग अलग सामान बनाओ, लेकिन उसे एक साथ इकट्ठा कर लो। सपोज करो कि किसी एक जगह पर 6 ऐसे फार्मर्स हैं जो सेब की खेती करते हैं, तो भाई सब अपने अपने खेतों में करो खेती। उसके बाद जब तुम्हारा सामान तैयार हो जाए, तुम्हारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इकट्ठी हो जाए, फिर उसको एक साथ लेकर आओ, एक साथ लेकर आओ, फिर मार्केट में जाओ, तुम्हें क्या मिलेंगे? फेयर प्राइस। तो यहाँ पर आया कॉर्पोरेट मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट, जहां पर उन्होंने कहा कि पूल करो अपने प्रोडक्ट को, पूल मतलब इकट्ठा कर लो टू एंश्योर द फेयर प्राइस, ताकि तुम्हें क्या मिल सके? फेयर प्राइस मिल सके, क्योंकि तुम्हारी क्या बढ़ जाएगी उस टाइम पे? बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ निकल कर आया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। हमारी गवर्नमेंट ने कुछ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स भी निकाले ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके फार्मर्स की इनकम को और प्रोवाइड करा सके फूड ग्रेन्स एट द सब्सिडाइज रेट टू द पुअर। सब्सिडाइज रेट मतलब मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे, यू कैन से डिस्काउंटेड रेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जहां पर फार्मर्स की इनकम को प्रोटेक्ट किया जा रहा था, एट द सेम टाइम्स जो फूड ग्रेन्स हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे थे मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे। तो इसके लिए 3 इंस्ट्रूमेंट्स निकल कर आए। पहला इंस्ट्रूमेंट था एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन की दुकानें। बफर स्टॉक, ये जो गोदामों में सामान रखा जाता है ताकि बाद में इमरजेंसी के टाइम पे या शॉर्टेज के टाइम पे उसका इस्तेमाल किया जा सके, बेसिकली स्टॉक करना चीजों का, तो उसे हमने बोला बफर स्टॉक। तो ये हमारे सामने कितने पॉलिसी मेजर्स निकल कर आए? 4। पहला पॉलिसी मेजर था कि लोगों को, हमारे फार्मर्स को एक मार्केट प्रोवाइड करा दो, ताकि एक प्लेस प्रोवाइड करा दो ताकि वो अपना सामान सीधे वहां जाकर क्या कर सके? बेच सके। दूसरा, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो उन्हें, भाई अच्छी रोड्स दो, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज अच्छी कर दो ताकि वो अपना सामान मार्केट तक ले जा सके। तीसरा, उनको बोलो कि भाई ग्रुप की वैल्यू समझो, आप ग्रुप की वैल्यू समझो कि आप सभी अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक साथ ले आओ और फिर उसको मार्केट में बेचो, ताकि आपको क्या मिल सके? फेयर प्राइस। लास्ट, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को इंट्रोड्यूस करके भी उन्होंने फार्मर्स की हेल्प करी। ठीक है, तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं तीनों को। तो नेक्स्ट हम वहां पर डिटेल में हमें पढ़ना है डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ने जब इंटरवेन किया एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर, तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ काम किया था, तो उसके अंदर गवर्नमेंट लेकर आई थी कुछ डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, जिसमें पहला था हमारे पास मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एमएसपी। अब इस एमएसपी के बारे में तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि पूरे देश में इसको लेकर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ। तो बेसिकली ये एमएसपी होती क्या है? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम का मतलब एक ऐसा लेवल जहां पर गवर्नमेंट ने सेट कर दिया गया कि देखो, अगर आप हमें सामान बेचते हो तो आपको कम से कम इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। देखो, मिनिमम कहा जा रहा है, तो मिनिमम का मतलब है कि उम्मीद है कि आपको इससे ज्यादा पैसा भी मिल सकता है, और एक श्योरिटी है, एक एश्योरेंस है कि इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। और इसके आगे उन्होंने वर्ड लगाया सपोर्ट प्राइस। सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या है कि यहाँ पर फार्मर्स के फेवर के लिए प्राइस रखी गई कि हमें फार्मर्स को क्या करना था? सपोर्ट करना था कि भाई देखो, एक फार्मर है, हमने लास्ट उसमें पढ़ा था कि एक फार्मर ना अपना सामान बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके सामान को बेचने के लिए उसका फैसिलिटी नहीं है, वो स्टोर करके रख नहीं सकता, मार्केट तक वो पहुंच नहीं पा रहा, तो उसे क्या करना पड़ता है? बीच में ट्रेडर्स को ही कम प्राइस पे अपनी फसलों को बेचना पड़ रहा था। तो ऐसे में गवर्नमेंट आई ना मदद करने के लिए। गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको आपकी फसल का इतना पैसा देंगे ही देंगे, तो आपके पास एक श्योरिटी हो गई ना कि आपको अपने हार्वेस्ट का इतना पैसा मिलेगा ही। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने मदद करी फार्मर्स की, उन्होंने फिक्स किया मिनिमम सपोर्ट प्राइस कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, जैसे कि वीट है, राइस है, कॉटन है, पल्सेस है, इन सभी चीजों की प्राइसेस गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी। और यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि देखो, ये हमारी ऑफर प्राइस है आपके लिए, हम आपको ऑफर कर रहे हैं ये प्राइस, और मिनिमम है, हो सकता है इससे ज्यादा पैसा भी आपको दे दें। एट विच द गवर्नमेंट इज विलिंग टू बाय, कि जितना भी अनाज आप बेचना चाहते हो हमें, आप उतना अनाज हमें बेच सकते हो, इस प्राइस पे हम आपसे खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, तो पहला काम तो गवर्नमेंट ने ये किया। दूसरा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन की दुकानों के नाम से जो फेमस है, राशन की दुकानें। आपने देखा होगा एक राशन कार्ड बनता है, हालांकि ये जो राशन कार्ड होता है ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं,
ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते मार्केट प्राइस पे सामान खरीदना। तो ऐसे में राशन की दुकानों पे जिनके पास वो कार्ड होता है उनको मार्केट प्राइस से बहुत ही कम प्राइस पे कुछ इसेंशियल कमोडिटीज, सब कुछ नहीं मिलता, कुछ इसेंशियल कमोडिटीज जो जरूरी है सिर्फ वही उनको प्रोवाइड की जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की मदद की जा रही है कि यहाँ पर वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट फार्मर्स से सामान खरीद लेंगे उसी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। फार्मर्स सामान खरीदने के बाद ये इन राशन की दुकानों पे क्या करते हैं, वीकर सेक्शन को यही सामान बेच देते हैं। तो पीडीएस क्या है, इट ऑपरेट्स थ्रू द नेटवर्क ऑफ राशन शॉप्स एंड फेयर प्राइस शॉप्स। तो यहाँ पे राशन की दुकानों की तरह या फिर फेयर प्राइस शॉप्स की तरह ये चलाई जाती है। क्या ऑफर कर रहे हैं, कुछ इसेंशियल कमोडिटीज जो बहुत जरूरी है आपके लिए, जैसे कि व्हीट, राइस, और किस प्राइस पे, ऐसी प्राइस पे जो मार्केट प्राइस से कम है, और किसको बेची जा रही है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, थर्ड का हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। बफर क्या होता है, एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा। बफर का मतलब क्या है भाई, हमने ना फॉर द पर्पज ऑफ जब भाई इमरजेंसी हो, शॉर्टेज हो, उस टाइम के लिए हमने क्या कर रखा है, सामान जोड़ कर रखा है, रिजर्व। बफर स्टॉक इज जस्ट लाइक रिजर्व। हम करते हैं ना कई बार रिजर्व बना के चलते हैं कि यार बाद में जरूरत पड़ेगी कभी तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे में गवर्नमेंट भी यही कर रही थी। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये काम किसने किया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई ने। वो क्या करती है, ज्यादातर व्हीट और राइस खरीदती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ व्हीट और राइस खरीदती है, ज्यादातर सिर्फ गेहूं और चावल खरीदे जाते हैं एट अ प्रिक्योरमेंट प्राइसेस। अभी प्रिक्योरमेंट प्राइसेस का मतलब क्या होता है कि फार्मर्स से ये लोग सामान खरीदते हैं एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से फार्मर्स से व्हीट और राइस खरीदे जाते हैं। फिर सब्सिडाइज रेट पे, सब्सिडाइज रेट समझते हो क्या होता है, डिस्काउंटेड रेट पे, डिस्काउंटेड रेट पे फिर यही सामान क्या किया जाता है, जनता को दिया जाता है। मतलब वहां पर भी किसको, सिर्फ नीडी पीपल्स को। तो बफर स्टॉक का मतलब क्या हुआ कि एक प्रिक्योरमेंट प्राइस मतलब फार्मर से या प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली हमारी गवर्नमेंट सामान खरीदेगी, फिर आगे जाके मार्केट में उसको बेचेगी या फिर अपने पास क्या करके रखेगी, उसको स्टोर करके रखेगी। So the Food Corporation of India purchases the wheat and rice at the procurement prices to maintain the buffer stock. अब यहाँ पे उन्होंने बोला था ना कि हम any amount of grams खरीदने के लिए रेडी हैं। भाई उन्होंने जरूरी थोड़ी कि जितनी सप्लाई, जितना आपने खरीदा वो सारे बिकने के लिए रेडी है आपके लिए, नहीं ना। आप जितना सामान खरीद के लेकर आ रहे हो, क्या जरूरी है कि एक ही टाइम पे वो सारा सामान आपका बिक जाएगा, नहीं। आपने यहाँ पे खूब सारी हार्वेस्ट खरीद ली है, तो आपने क्या किया, उसे अपने अपने गोडाउन्स में स्टोर करके रख दिया, गोदामों के अंदर, कि जब डिमांड अराइज होगी उस टाइम पे हम सप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली ये हेल्प करता है, इंश्योर करता है रेगुलरिटी इन सप्लाई, कि बिना मतलब में सप्लाई रोकी ना जाए। कभी भी ऐसा ना हो कि डिमांड ज्यादा आ रही और सप्लाई कम आ रही। क्यों, क्योंकि जैसे ये सिचुएशन अराइज हुई ना कि डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम, मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाएंगे और फिर तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, तो गलत सिचुएशन है ना। तो रेगुलरिटी रहे सप्लाई में, प्राइस स्टेबल रहे, क्योंकि देखो डिमांड और सप्लाई के ऊपर नीचे हो जाने की वजह से ही प्राइस फ्लक्चुएट करती है। तो हमें प्राइस को स्टेबल रखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सप्लाई को भी रेगुलर रखना होगा। ठीक है, तो अब हमने एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। तो कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ से, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जितने भी हमारी एग्रीकल्चरल मार्केट्स हैं वो आज भी जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं वो लोग उसको घेरे बैठे हैं। जो हमारे मनी लेंडर्स हैं, रिच फार्मर्स हैं, हमारे बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, वो लोग आज भी इन एग्रीकल्चर मार्केट्स के ऊपर अपना पूरा डोमिनेंस चला रहे हैं, पूरा उनका राज चल रहा है रूरल एरियाज के अंदर। और अगर हम देखें ना, द क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैंडल्ड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड द कॉर्पोरेटिव्स, तो वो सिर्फ 10% ही है। अगर मैं ये देखने की कोशिश करूं कि गवर्नमेंट कितना इन चीजों को संभाल रही है, सिर्फ 10% ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को हमारी गवर्नमेंट एजेंसी संभाल रही है। अदरवाइज रेस्ट कौन संभाल रहा है, प्राइवेट सेक्टर। और जब तक प्राइवेट सेक्टर ज्यादा रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारे फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा। ठीक है, अब थोड़ी सी बात हम कोऑपरेटिव्स के बारे में और समझ लेते हैं कि जो कोऑपरेटिव्स खोली गई थी ना, इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर। आप लोग अमूल को तो जानते ही होंगे, ये अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही पार्ट है कि यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि पूरे देश में आज मिल्क सप्लाई किया जाता है इसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की चेन के थ्रू।
तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कोऑपरेटिव्स ने हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर। तो किस एम के साथ बेसिकली हमने कोऑपरेटिव्स को ओपन किया था? टू रियलाइज द फेयर प्राइस फॉर द फार्मर प्रोडक्ट्स। भाई हम चाहते थे कि हमारे देश का जो किसान है वो जो भी सामान बेचने के लिए आ रहा है हम उसको उसकी अच्छी प्राइस दें, क्योंकि बेसिकली ना वो हमें ऐसी कमोडिटीज दे रहे हैं, ऐसी चीजें दे रहे हैं जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी भी है। अब देखो मिल्क हो गए, ये जितनी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, पल्सेस हैं, या जितने भी सेरेल्स हैं यानी कि व्हीट वगैरह, क्या ये हमारे लिए जरूरी नहीं है? जरूरी है ना। तो जब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हमें प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको क्या प्रोवाइड करें? फेयर प्राइसेस। तो इसी एम के साथ कोऑपरेटिव्स को स्टार्ट किया गया कि फेयर प्राइसेस प्रोवाइड कराएंगे। अब हमारे यहाँ पे कुछ बनी मार्केटिंग सोसाइटीज। मार्केटिंग सोसाइटीज को बनाने वाले भी कौन थे? हमारे फार्मर्स थे। वो क्या करते थे? अपने आउटपुट को कलेक्टिवली सेल करते थे। भाई सपोज करो एक प्रोड्यूसर गया मार्केट में अपने सामान को बेचने के लिए, उसके पास सिर्फ इतना सा सामान है थोड़ा सा, तो क्या वो बार्गेन कर पाएगा? बार्गेन कहां से आती है? ज्यादा बार्गेन नहीं कर पाएगा वो। पर जब ग्रुप में जाते हैं ना, जब 6-7 मिलकर गए तो उनका प्रोड्यूस इतना हो गया, अब वो बार्गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने यही किया कि हमने खोली मार्केटिंग सोसाइटी, जिसके अंदर सभी फार्मर्स को कहा गया कि आपके पास जो भी आउटपुट है ना आप हमारे पास ले आओ, हम पूल कर लेते हैं उस आउटपुट को, एक साथ ले आते हैं, जिससे हम यहाँ पर बेटर प्राइस ले पाएंगे, क्योंकि हम कर पाएंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग। भाई तुम एक रिक्शा करने के लिए जा रहे हो, एक वो होती है ना बैटरी रिक्शा, एक बंदा बैठता है कहीं के लिए, वो नहीं मान रहा होता है, तुम 4-5 एक साथ पहुंच गए तो उस बेचारे को मानना पड़ जाता है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग की जा सके इसीलिए मार्केटिंग सोसाइटीज बनाई गई, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मिल्क कोऑपरेटिव जो कि गुजरात में ऑपरेट की जा रही है। ठीक है, बट इस कोऑपरेटिव्स के वही फिर कुछ फेलियर्स भी रहे। भाई शुरुआत तो हम करते हैं अच्छे के लिए, बट कुछ कमियां रह जाती हैं। तो पहली कमी क्या रही? दैट इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ द फार्मर मेंबर्स, यानी कि बहुत सारे फार्मर मेंबर्स तक ये पहुंच ही नहीं पाए, कवरेज नहीं रही इनकी। लैक ऑफ एप्रोप्रिएट लिंक बिटवीन मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स। देखो ये तो सिर्फ मार्केटिंग करने वाले हैं ना, हमें प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स भी चाहिए थी जो आगे उन चीजों को प्रोसेस करके मार्केट तक पहुंचा सके। तो एक लिंक क्रिएट नहीं हो पाया प्रोसेसिंग और मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स के बीच में। तीसरी प्रॉब्लम रही फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कहीं ना कहीं ये कोऑपरेटिव्स भी पैसों की समस्याओं से गुजर रही थी। यहाँ पर भी जो फंड्स थे वो पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं थे, या कह सकते हो कि ये उन सब चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, प्रोक्योर नहीं कर पा रहे थे जितना भी सफिशिएंट फंड इनको चाहिए था। ठीक है, तो ये 3 फेलियर्स रहे इनके कि ये पहुंच नहीं पाए फार्मर्स तक, दूसरा लिंक क्रिएट नहीं हो पाया मार्केटिंग और प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स के बीच, तीसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनका सही से नहीं हो पा रहा था। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि ठीक है कोऑपरेटिव्स का क्या हाल रहा। अब इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कुछ ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स निकल कर आए। आज के टाइम पे हम लोग मंडी समझते हैं। मंडी क्या होता है? मार्केट, एक तरीके की मार्केट को ही मंडी कहा जाता है। तो बहुत सारे स्टेट्स में इस तरीके की मंडी खोली गई जो कि बहुत फेमस है, जैसे कि अपनी मंडी। फार्मर्स ने मिलकर अपनी मार्केट्स ओपन करी, जिसको नाम क्या दिया? अपनी मंडी, जो कहाँ खोली गई थी? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अंदर। उसके बाद हदसपुर मंडी पुणे के अंदर फेमस है। उसके अलावा रायथू बाजार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फेमस है, और ये उजावर संडीज तमिलनाडु में। तो ये कुछ नाम है, कुछ फेमस मार्केट्स हैं जो फार्मर्स ने मिलकर आपस में ओपन करी थी। ठीक है, उसके अलावा हमने कुछ अलायंस भी किए। अलायंस मतलब जुड़ गए हम किसके साथ? कुछ नेशनल और कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू। आज आप देखो ना कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आज आप वेजिटेबल्स भी ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन, है ना। तो ये क्या है? यहाँ पर हमने एक अलायंस ही तो बनाया कि भाई वो फार्मर क्या कर सकते हैं, अगर ऐसे ऑनलाइन बिजनेसेस के साथ कनेक्ट हो जाए तो वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक अपना सामान बेच सकता है इन बीच के कंपनीज के थ्रू, इन एजेंट्स के थ्रू भी। ठीक है, तो ये था, हमने आज पूरा एग्रीकल्चर मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया है। मतलब हमारे रूरल डेवलपमेंट में ये जो एक इश्यू था एग्रीकल्चर मार्केटिंग, रूरल क्रेडिट खत्म करा, उसके बाद हमने क्या खत्म करा है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब डाइवर्सिफिकेशन।